ऑल्टरनेट है? वेरी गुड। CSS HTML का ऑल्टरनेट बिल्कुल नहीं है, वो HTML को करती है कॉम्प्लीमेंट। जिन कामों के लिए HTML को यूज नहीं करा जाना चाहिए उन कामों के लिए प्रोवाइड करी गई है CSS। उदाहरण के तौर पे HTML से आप टेबल बना सकते हैं, लेकिन जो आप उसकी विड्थ कंट्रोल करते हैं वो काम है CSS का। HTML से आप पैराग्राफ ला सकते हैं, लेकिन जो उसके अंदर के फॉन्ट को आप कंट्रोल करते हैं, फॉन्ट कंट्रोल करना मतलब कलर, साइज वगैरह, ये काम है CSS का। तो मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं CSS इज मेनली यूज फॉर प्रेजेंटेशन। बट आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम CSS पढ़ रहे हैं तो फिर HTML छोड़ दें, नहीं। CSS जिनके ऊपर अप्लाई होगी वो कंटेंट ला कर देगी आपको HTML। आप CSS को ये बोल सकते हैं टेबल की विड्थ बढ़ाओ, बट टेबल लाओ ये काम करेगी HTML, राइट? तो लिखिए सबसे पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, CSS stands for cascading style sheet. CSS stands for cascading style sheet, and it is mainly used to handle presentation of a web page. It is mainly used to handle presentation of a web page. बेटा बोल ही तो रहा हूं मैं, कुछ क्या बोलिए। आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, बम बम आज ही स्टार्ट हुई है CSS। रुपेश आपको आवाज नहीं आ रही? रिपीट कर देता हूं, ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। किसी का ऑडियो ऑन है आप में से? स्टूडेंट्स वॉइस आ रही है मेरी प्रॉपर, क्रिस्टल क्लियर आ रही है? तो जिनको नहीं आ रही है आप अपना इंटरनेट चेक कीजिए प्लीज। क्लियर है अभी वॉइस? लिखिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, CSS stands for cascading style sheet, and CSS stands for cascading style sheet, and it is used for adding styling to a web page. एक ही बात है वो। And it is used for adding styling to a web page. That is, लिखें आप लोग भी अब, that is we use CSS to change look and feel of a page. That is, we use CSS to change look and feel of a page. That is, we use CSS to change look and feel of a page. ठीक है? अब CSS से आप क्या क्या कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए। CSS से आप ढेर सारे काम कर सकते हैं, उनमें से कुछ का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। CSS की मदद से आप फॉन्ट का चेंज कर सकते हैं कलर। CSS की मदद से आप फॉन्ट पे तरह तरह के लगा सकते हैं स्टाइल, फॉर एग्जांपल बोल्ड, इटैलिक वगैरह। CSS की मदद से आप अपने टेबल्स की साइजिंग वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप अगर कल के प्रोजेक्ट बैच में थे तो कल आप टेबल भी HTML से बना रहे थे, उसकी साइज भी कंट्रोल कर रहे थे HTML से। TR भी HTML ला रही थी, और TR का अलाइनमेंट जो आप कुछ के लिए सेंटर कर रहे थे वो भी कर रहे थे आप यूजिंग HTML। इन सब कामों के लिए HTML नहीं है, इन सब कामों के लिए CSS है। अब दिमाग में डाउट आपके आना चाहिए, सर जब ये HTML से हो रहे हैं तो ये कामों के लिए हम CSS क्यों यूज करेंगे? तो इसके दो जवाब है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन है। नंबर 1, CSS HTML से सुपीरियर स्टाइल्स देती है। जब मैं कह रहा हूं सुपीरियर स्टाइल देती है, CSS आपको वो करने देती है जो HTML के लिए संभव नहीं है। अगर आप बैच में रेगुलर है तो मैंने कई बार आपसे बोला है
ये चीज HTML नहीं करेगी, ये करेगी CSS। कोई 4 ऐसी चीजें बताइए जो HTML के लिए संभव नहीं है बट CSS के लिए है। आपको पता है कोई 4 ऐसी चीजें बताइए जो HTML के लिए पॉसिबल नहीं है लेकिन CSS के लिए है। पता है आपको चारों, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा थोड़ा। नंबर 1, आपको याद है जब आप अपने पेज पे बैकग्राउंड इमेज लाते थे तो वो इमेज टाइल होती थी, हॉरिजॉन्टली भी टाइल होती थी और वर्टिकली भी टाइल होती थी। आप CSS की मदद से, कहा था मैंने, इस टाइलिंग को रोक सकते हैं। आप चाहेंगे तो पेज सिर्फ हॉरिजॉन्टली टाइल करेगा, आप चाहेंगे तो पेज वर्टिकली करेगा, और अगर आप नहीं चाहेंगे तो इमेज टाइल ही नहीं होगी। इमेज की एक ही कॉपी बनेगी जो पूरे पेज की साइज के बराबर एक्सपैंड हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपको याद होगा CSS करती है, एंकर यूज करा है। एंकर, जब एंकर यूज करते हैं तो एंकर के नीचे एक अंडरलाइन आती है, हमको अंडरलाइन नहीं चाहिए, ये हैंडल करेगी आपके लिए CSS। CSS आपको ये पावर देती है एंकर के नीचे आने वाली अंडरलाइन को आप अपने लेवल पे कंट्रोल कर पाए। थर्ड, लिस्ट यूज करिए आपने? लिस्ट, हाँ करी है, लेकिन लिस्ट आती है वर्टिकल, हमें चाहिए लिस्ट हॉरिजॉन्टल। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में, प्रोजेक्ट में आपने जो मेन्यू बनाया था वो एकदम पुराने स्टाइल में बनाया था यूजिंग TR। आजकल मेन्यू बनते हैं यूजिंग लिस्ट एंड नैव एंड डिव, लेकिन लिस्ट की तो आदत है, लिस्ट तो आती है वर्टिकल। लिस्ट को हॉरिजॉन्टल लाने में आपकी हेल्प करेगी अगेन CSS। तो CSS में ऐसे कई काम होते हैं जो आप कर सकते हैं जो HTML के लिए कर पाना पॉसिबल नहीं है। चौथा, आप CSS की मदद से अपने कलर को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। कलर लाना आता है लेकिन आपने कभी कलर को ट्रांसपेरेंट नहीं करा, आप CSS की मदद से कलर को ट्रांसपेरेंट कर देंगे। मतलब अगर कलर किसी एलिमेंट पे आ रहा है तो कलर के आर पार कंटेंट नजर आएगा। ये सारी ट्रांसपेरेंसी लाना, लिस्ट को हॉरिजॉन्टल करना, सॉरी, एंकर के नीचे से अंडरलाइन हटाना, ये सारे काम आप कर सकते हैं यूजिंग CSS। और आजकल तो CSS बहुत मॉडर्न हो गई है, वेबसाइट्स पे आपको एनिमेशन दिखता है, इधर उधर घूमते हुए टेक्स्ट आते हैं। हमारी वेबसाइट एनिमेटेड नहीं थी, बहुत सिंपल वेबसाइट थी। वेबसाइट में अगर आपको एनिमेशन ऐड करना है तो ये करने के लिए भी आप यूज करते हैं CSS। तो CSS जिस काम के लिए बनी है वो उस काम में ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू HTML। दूसरी प्रॉब्लम जो HTML के साथ है, अगर आप HTML के अंदर डिजाइनिंग भी डाल देंगे तो आपके पेज की जो साइज है वो कई गुना इंक्रीज हो जाएगी। और फिर आप याद कीजिए, अगर आपने SCA वाला प्रोजेक्ट बनाया है उसमें मैंने आपको 4 पेज बनाने को दिए थे, अगर आपने एक पेज भी बनाया होगा उसका, सेकंड पेज भी, तो आपने नोटिस करा जो हमने कल पेज बनाया था और जो आपको पेज बनाने को दिया है उस बहुत कुछ कॉमन है, और आपको उसको कॉपी पेस्ट करना पड़ा होगा। आपने कॉपी पेस्ट करा होगा लेकिन ब्राउजर को तो वो पूरा कोड दोबारा डाउनलोड करना पड़ा होगा। उदाहरण के तौर पे आपकी अधिकतर टेबल्स की विड्थ 100% थी। क्या ये बेटर नहीं होता कि हम ब्राउजर को ये बोल दें इस वेबसाइट पे जितने पेजेस हैं सबकी टेबल 100% कर दो? कितनी बार बोलना पड़ेगा? एक बार। अभी आपको बोलना पड़ा होगा कम से कम 15 बार अगर पूरे वेबसाइट के अंदर 15 टेबल्स हैं। तो CSS ज्यादा एडवांस है, ज्यादा फास्ट है, ज्यादा कॉम्पैक्ट कर देती है आपके कोड को। जबरदस्ती उन कामों को HTML से मत करिए जिन कामों की बनी है CSS। अभी तक मजबूरी थी क्या? CSS आती नहीं थी। आज के बाद से वो मजबूरी खत्म हो जाएगी, तो हम उतना ही HTML से करेंगे जिसके लिए HTML बनी है। जितनी डिजाइनिंग है वो हम शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स CSS। तो CSS के 2 इंपॉर्टेंट फायदे, नंबर 1, इट हैज सुपीरियर स्टाइल्स कंपेयर टू HTML। सुपीरियर मतलब वो कर सकती है जो HTML नहीं कर सकती है। नंबर 2, इट कैन मेक आवर कोड मोर कॉम्पैक्ट। आप एक जगह अपनी स्टाइलिंग करते हो और पूरी वेबसाइट पर वो स्टाइलिंग हो जाती है अप्लाई। बार बार आपको लोगों को या ब्राउजर को नहीं बताना पड़ता कि मुझे इस पेज पे ये वाली स्टाइलिंग चाहिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हम अभी तक नहीं कर पाए, हमारे पेज पे कंटेंट को सेंटर पे लाना। नहीं कर पाए ना, हम रो के सेंटर पे ला पाए, पेज के सेंटर पे लाना हमें नहीं आता। मैं आपसे बोलूंगा टेबल को कोने पे लाओ, नहीं ला पाओगे आप, लेकिन वो आप CSS की मदद से कर सकते हो। और सेंटर पे लाना या मनचाही जगह पर कंटेंट को दिखाना कहलाता है पोजिशनिंग। ये CSS के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है जो या तो HTML में संभव ही नहीं है या टूटे फूटे तौर पे आप इन्हें HTML में कर सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज रिकमेंडेड कि ये काम और एडवांस लेवल की चीजें आप करें विद द हेल्प ऑफ CSS। हालांकि CSS HTML के बाद आई थी, तो आप सोचिए जब HTML बनी थी, कब बनी थी? 1991 में। उसके बाद CSS को आते आते 94-95 का टाइम लग गया। जब CSS मार्केट में आई थी उससे पहले लोग HTML से ही ये सारे काम करते थे और पेज उतने ज्यादा डेकोरेटिव नहीं होते थे जितने CSS के आने के बाद हो गए। तो लिखिए अगला टाइटल, व्हाई यूज CSS when HTML is there? Why use CSS when
HTML is there. जब HTML है तो CSS क्यों यूज करें? जब आप लिखिए there are two reasons to use CSS over HTML. There are two reasons to use CSS over HTML. बताइए पहला, CSS के पास सुपीरियर स्टाइलिंग अवेलेबल है. नंबर वन, CSS provides superior styling. CSS provides superior styling compared to HTML. CSS provides superior styling compared to HTML. दो एग्जांपल दे रहा हूं, ज्यादा नहीं. फॉर एग्जांपल, using CSS, we can set position of elements. Using CSS, we can set position of elements according to our choice. Using CSS, we can set position of elements according to our choice. क्या कहलाता है ये? मैंने फर्स्ट डे बोला था, अगर आपको याद हो, ये कहलाता है लेआउटिंग. लिखो, दिस इज कॉल्ड लेआउटिंग. HTML में लेआउटिंग नाम की चीज ही नहीं है. दिस इज कॉल्ड लेआउटिंग. नंबर टू, we can add many different types of backgrounds and borders. We can add many different types of backgrounds and borders using CSS. Many different types of backgrounds and borders. HTML से बॉर्डर आता है? आता तो है, लेकिन सिर्फ एक ही बॉर्डर देती है HTML, सॉलिड. वो भी टेबल के चारों तरफ, हर एक के चारों तरफ नहीं देती है. आपको सबके लिए बॉर्डर चाहिए, आप यूज कर सकते हैं CSS. We can add many types of backgrounds and borders using CSS. ठीक है, अब बात करते हैं CSS के फायदे क्या हैं. ठीक है, एक एक फायदा ध्यान से सुनिएगा और समझाने की कोशिश कीजिएगा. CSS का पहला फायदा है, CSS टाइम बचाती है. किसका? आपका के ब्राउजर का? दोनों का. दोनों का टाइम बचाती है. कैसे? आपका टाइम इसलिए बचेगा, आप अगेन याद कीजिए कल वाला प्रोजेक्ट. कितने पेज थे कल वाले प्रोजेक्ट में? 4. आप इन 4 पेजेस को एक CSS फाइल से कंट्रोल कर पाएंगे. जबकि कल आपने क्या करा था? उस कोड को 4 बार लिखा था जो आपको अपने पेज पे लगाना था. इनफैक्ट एक पेज पे भी 4 टेबल थी, चारों की विड्थ 100% थी, तो आपने विड्थ 100% 4 बार लिखा था. ऐसे अगर आपके पास 15 पेज हैं, हर पेज में 4 टेबल हैं, तो आप सोचिए 15 into 4 60, 60 बार आपको बोलना पड़ेगा विड्थ इक्वल टू 100%. CSS में आप ये लाइन एक बार लिखेंगे और सारी टेबल की विड्थ हो जाएगी 100%. इससे आपका टाइम बचा. ब्राउजर का टाइम कैसे बचेगा? ब्राउजर को एक ही बार में बस डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, इस वेबसाइट की सारी टेबल्स की विड्थ 100% कर दो. जबकि वो उन 60 टेबलों को 60 बार ड्रॉ करेगा, तो हर बार उसे दिख रहा था विड्थ 100, विड्थ 100, विड्थ 100. अभी उसको इंस्ट्रक्शन मिलेगा सिर्फ एक बार. तो CSS आपका और ब्राउजर दोनों का टाइम बचाती है. नंबर 2, पेजेस फास्ट लोड होते हैं. कैसे? अगर आप CSS फाइल अलग बनाते हैं तो ब्राउजर को ये फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी सिर्फ एक बार. फिर जब भी वो कोई HTML पेज चलाएगा, फाइल उसके पास होगी और वो लोकली उस फाइल को पेज पे कर देगा अप्लाई. तो ब्राउजर की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी. तीसरा फायदा, इजी मेंटेनेंस. मैंने आपसे अभी भी कहा, मेरी वेबसाइट की सारी टेबल 100% हो जाएंगी, ये मैं CSS से कर सकता हूं. कल को मुझे मेरी कंपनी बोलती है, यार इन टेबल्स की ना साइज 75% कर दो, लास्ट का 25% छोड़ दो, वहां हम लोग कुछ बैनर वैनर एड वैड दिखाएंगे. तो मुझे बस एक जगह जाकर चेंज करना होगा, जो हमारी एक्सटर्नल CSS फाइल है, जहां लिखा है टेबल की विड्थ 100%, वहां लिखना होगा टेबल की विड्थ 75%. एक चेंज से पूरे पेज की टेबल्स को हम कर लेंगे हैंडल. दैट इज द मीनिंग ऑफ इजी मेंटेनेंस. चौथा फायदा जो CSS आपको देती है, मैं बता ही चुका हूं, सुपीरियर स्टाइल्स टू HTML. बताने की जरूरत नहीं है. पांचवा, जो सबसे बड़ी कमी हमारी वेबसाइट में अब तक थी, हमारी वेबसाइट कंप्यूटर पे तो बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन अगर हम उसे मोबाइल पे खोलते हैं तो वेबसाइट डिस्टॉर्ट हो जाती है. इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक टेक्निक पढ़ी जाती है जिसको बोलते हैं वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना. रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए जो आप चीजें ऐड करते हैं वो भी आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS. नाम बता देता हूं मैं आपको, ताकि आपसे कोई पूछे तो आप बता पाए कैसे बनाया जाता है किसी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव.
तो सीएसएस का एक फीचर अच्छा रेस्पॉन्सिव क्या है समझ आता है? एक बार रिवाइज करा देता हूं। रेस्पॉन्सिव साइट्स वो होती हैं जो अपने डिवाइस के हिसाब से अपना लुक एंड फील चेंज कर लें। कुछ डेमोस दिखा रहा हूं आपको, समझने की कोशिश करिएगा। इसमें आपके सामने 4 डिवाइसेस आ रहे होंगे। सबसे पीछे जो आपको डिवाइस दिख रहा है ये किसी भी यूजर का मान लीजिए डेस्कटॉप है, ये किसी भी यूजर का मान लीजिए लैपटॉप है, ये किसी भी यूजर का टैबलेट है और ये किसी भी यूजर का मोबाइल फोन है। अब आप मुझे बताइए इन चारों डिवाइसेस में सबसे अलग क्या है? तो आपका जवाब होगा सर स्क्रीन साइज सबकी अलग अलग है। क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं जो डेस्कटॉप पे साइड खुल रही है उसमें आपको एक रो में 4 कॉलम दिख रहे हैं जैसे कल आपके कोर्सेज में दिख रहे थे। लेकिन अगर कल वाली वेबसाइट में मोबाइल पे खोलूं तो एक रो पे एक कॉलम आ जाना चाहिए और वर्टिकल स्क्रोलिंग एनेबल हो जानी चाहिए। ये हमारी वेबसाइट में अभी फीचर नहीं है। ये फीचर लाने के लिए हम साइट को बनाते हैं रेस्पॉन्सिव। यहां नोटिस करिए ये आपका कल वाला पेज अगर आप मान लें यहाँ सी है, यहाँ C++ है, यहाँ जावा है और यहाँ ओरेकल है। अगर यही पेज मोबाइल पे खुलेगा तो आप देख सकते हैं स्क्रोलिंग वर्टिकल आ जाएगी और ऑटोमेटिकली वर्टिकल एक एक कोर्स का यूजर को दिखने लगेगा नाम। ये कैसे करा जाता है अचीव? इसके लिए सीएसएस में टेक्निक होती है, नाम सुन लीजिए। हम वो टेक्निक और उसका एडवांस वर्जन दोनों करेंगे। उस टेक्निक का नाम होता है सीएसएस में मीडिया क्वेरी। बोलिए तो जरा वापस, क्या नाम होता है? मीडिया क्वेरी। ये यूज करोगे तो आप अपनी साइट को बना पाओगे रेस्पॉन्सिव। लेकिन आज की डेट में मीडिया क्वेरी से ज्यादा पावरफुल आपको एक फ्रेमवर्क मिला है सीएसएस का। मेरे ख्याल से 50% लोगों ने तो इसका नाम सुना होगा। फ्रेमवर्क का नाम है बूटस्ट्रैप। इसी के बराबर एक और आया है फ्रेमवर्क, उसका नाम है टेलविंड सीएसएस। राइट, इनकी मदद से आप अपनी वेबसाइट को बनाते हैं रेस्पॉन्सिव। रेस्पॉन्सिव पहले नहीं होती थी, लेकिन आज की डेट में जब इतने सारे डिवाइसेस आ गए तो वेब डेवलपर्स के लिए एक चैलेंज रहा कि उन्हें अपनी साइट को रेस्पॉन्सिव करना है। और साइट को रेस्पॉन्सिव करने के लिए या तो सीएसएस में आप यूज करते हैं मीडिया क्वेरीज, ये नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन है आप यूज कर सकते हैं बूटस्ट्रैप या टेलविंड सीएसएस। फटाफट ये पांचों पॉइंट उतार लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। फिर ये इसलिए उतारने को कह रहा हूं क्योंकि बीच बीच में इनको रेफर करेंगे हम। वॉइस लो है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्म कीजिए वॉइस लो है क्या? जिन लोगों को नेट में प्रॉब्लम है प्लीज आप लोग अपना इंटरनेट चेक कीजिए बेटा। आप लोग क्या इश्यू हो रहा है? टेक्निक का नाम क्या है? टेक्निक का नाम नहीं है बेटा, सीएसएस में एक टॉपिक है उसका नाम है मीडिया क्वेरी। ये टेक्निक नहीं है, टॉपिक। या फिर आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं एक फ्रेमवर्क जिसका नाम है बूटस्ट्रैप, या आप यूज कर सकते हैं टेलविंड सीएसएस। ठीक है, इन सब का एक ही काम है, आपकी वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाना। क्लियर? चले आगे। चलिए, ये तो हो गई सीएसएस के गुणगान, सीएसएस के क्या फायदे हैं। आप लोगों ने लिख लिया? स्लाइड चेंज करूं? आदि बूटस्ट्रैप कवर होगा, अपन बूटस्ट्रैप पे काम करेंगे। बूटस्ट्रैप टेलविंड एक ही चीज है सर। थर्ड पॉइंट समझा दीजिए, इजी मेंटेनेंस। देखो थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि मेरे पास ये मेरा होम पेज है, ठीक है, ये मेरा कोर्सेज का पेज है, और इमेजिन करिए ये मेरे पास मेरा कॉन्टैक्ट पेज है। करो ना, कितने पेज दिख रहे हैं आपको एचटीएमएल के? मेरे यहां पर कितने पेज बनाए? मैंने 3 पेज बनाए। इमेजिन करिए इन तीनों पेजेस में मैंने एक टेबल बनाई है। यहां भी एक टेबल है, यहां भी एक टेबल है, यहां भी एक टेबल है। करेक्ट? मैं चाहता हूं मैं इस टेबल और इस टेबल इन तीनों की विड्थ 100% कर दूं। तो ये काम अगर मैं एचटीएमएल से करूंगा तो क्या एचटीएमएल से विड्थ ऑफ द टेबल चेंज होती है? तो जवाब है हाँ होती है, हमने संडे करी भी है। लेकिन कितनी बार? जितनी टेबल उतनी बार। यहां 3 टेबल है तो विड्थ लिखनी पड़ेगी आपको 3 बार। कल को चेंज करना पड़ा 100 की जगह 75 तो चेंज करना पड़ेगा 3 बार। और आप एक 2 पेज की वेबसाइट नहीं बनाएंगे, जब आप कंपनी लेवल की वेबसाइट बनाएंगे तो 20-25 पेजेस होंगे। 20-25 पेजेस में अगर 4-4 टेबल भी एक पेज में हो गई तो 100 टेबल के लिए आपको विड्थ करनी पड़ेगी 100 बार सेट। 100 में से 90 बार आप कर देंगे, एक आध 10 बार आप भूल जाएंगे तो साइट का आउटपुट बिगड़ जाएगा।
उसकी जगह क्या ये बेटर होगा कि हम एक ऐसी फाइल बनाएं जो इन तीनों पेजेस को कंट्रोल करे, या बोल दें टेबल 100%, तो तीनों पेजेस की हर टेबल हो जाएगी 100%। इसको बोलते हैं इजी मेंटेनेंस। अभी क्लियर हुआ? राइट। पेज लोड फास्टर का मतलब सीएसएस फाइल ब्राउजर एक बार डाउनलोड करेगा और हर एचटीएमएल पेज पे उस फाइल को कर देगा अप्लाई। तो आपको अगर 25 पेज की वेबसाइट आपने बनाई तो ब्राउजर को 25 सीएसएस फाइल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, एक फाइल से वो पूरे 25 पेज मेंटेन हो जाएंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सीएसएस बनाता कौन है और मेंटेन कौन करता है। तो फटाफट बताएं, एचटीएमएल के स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? W3C। ऐसे ही सीएसएस के साथ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा लेवलिंग ज्यादा है। सीएसएस के लिए W3C ने एक टीम बनाई है जिसका नाम है सीएसएस वर्किंग कमिटी। क्या नाम है? सीएसएस वर्किंग कमिटी। ये लोग W3C वालों को सजेस्ट करते हैं कि अब ये वाला फीचर लाओ, अब ये वाला फीचर लाओ। जो ये सजेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिकेशन। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिकेशन। W3C इनकी बातों को अगर मान लेता है तो वो बन जाते हैं रिकमेंडेशन, और ब्राउजर जब इन्हें अप्लाई कर देता है तो वो बन जाते हैं इंप्लीमेंटेशन। फिर सुनिए, W3C ने कुछ लोगों को एक कमिटी बना दी है। जैसे अपने आप कुछ होता है तो एक कमिटी बन जाती है, ऐसे W3C ने एक कमिटी बना दी है, बोला तुम लोग सीएसएस को मेंटेन करना। ये लोग W3C को नए नए आइडियाज देते हैं। जो इनके द्वारा आइडियाज दिए जाते हैं वो टेक्निकल वोकैबुलरी में कहलाते हैं स्पेसिफिकेशन। ये आइडियाज W3C के पास जाते हैं। W3C की एक दूसरी कमिटी है जो इनके द्वारा दिए गए सुझावों में से कुछ को मानती है, कुछ को रिजेक्ट कर देती है। जिनको मान लेती है वो बन जाते हैं रिकमेंडेशन। लेकिन अल्टीमेटली सीएसएस को चलाना ब्राउजर को है, तो ब्राउजर इनमें से जिन रिकमेंडेशंस को मान लेते हैं वो फिर बन जाते हैं इंप्लीमेंटेशन। तो सीएसएस 3 फेज में आगे बढ़ती है। सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, फिर रिकमेंडेशन, फाइनली इंप्लीमेंटेशन। तो मैं और आप क्या यूज कर पाते हैं? इंप्लीमेंटेशन। ना हमें स्पेसिफिकेशन से कुछ मिलता है ना रिकमेंडेशन से मिलता है, हमें प्रैक्टिकल करना है तो हमारे लिए काम आते हैं ब्राउजर द्वारा दिए गए इंप्लीमेंटेशन। लिखिए, हु मेंटेन्स सीएसएस? हु मेंटेन्स सीएसएस? लिखिए, सीएसएस इज मेंटेन्ड बाय, CSS is maintained by a subsidiary मतलब W3C के अंडर में आने वाली छोटी सी एक कमिटी, subsidiary of W3C। CSS is maintained by a subsidiary of W3C called CSS Working Committee, a subsidiary of W3C called CSS Working Committee or CSS Working Group। CSS Working Committee or CSS Working Group। Number 2, they suggest new features to be added to CSS. They suggest new features to be added to CSS and फिर बोलूं, they suggest new features to be added to CSS and ये क्या कहलाते हैं? Specification, and they are called specification। फिर सुनिए, they suggest new features to be added to CSS and they are called specification। लिखा? Number 2, these specifications are approved। These specifications are approved by W3C। These specifications are approved by W3C। क्या बन जाते हैं? And they become recommendations। These specifications are approved by W3C
and they become recommendations. Last, finally, point number 3, finally, some of these recommendations, finally, some of these recommendations, finally, some of these recommendations are applied by the browser, and they become implementations, हो गया? नेक्स्ट टाइटल डालिए CSS वर्जन हिस्ट्री। HTML का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? HTML 5.3। ऐसे CSS का लेटेस्ट वर्जन CSS 3 है, लेकिन CSS 3 से पहले CSS 1 भी आया और CSS 2 भी आया। CSS 1 आया 1996 में, CSS 2 आया 1998 में, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो चल रहा है CSS 3। इसके बाद से बोल दिया गया है CSS 4 और 5 कभी नहीं आएंगे। जो भी नई चीजें आएंगी वो 3 को ही करेंगी बार बार अपग्रेड। अगर आपको लग रहा है किसमें क्या आया, तो जब CSS 1 आई तो पहली बार कलर सपोर्ट होना शुरू हुए, तो बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, अलाइनमेंट, ये CSS 1 लेकर आई। CSS 2 लेकर आई अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग अलग स्टाइलिंग। और आज जो मॉडर्न CSS है, जैसा मैंने कहा, बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, एनिमेशंस ला सकते हैं, ये सारे फीचर लेकर आई है CSS 3। लेकिन जो प्रॉब्लम HTML के साथ है वो CSS के साथ भी है। आई होप आपको अपना फर्स्ट लेक्चर याद होगा। मैंने कहा था HTML 5 देती तो बहुत सारे टैग्स हैं, लेकिन हर ब्राउजर हर टैग को सपोर्ट नहीं करता है। फिर मैंने एक वेबसाइट बताई थी जहां जाकर आप ये चेक करते थे कि आपका ब्राउजर HTML5 को कितना सपोर्ट करता है। क्या नाम था उस वेबसाइट का? भूल गए। उस वेबसाइट का नाम था html5test.com। बिल्कुल ऐसे एक वेबसाइट और है, उस वेबसाइट पे जाइए तो पता लगेगा CSS को कितना सपोर्ट आपका ब्राउजर कर रहा है। और इस नई वाली वेबसाइट का नाम है css3test.com। तो मैं इस समय क्रोम पे हूं, css3test.com पे चलते हैं और देखते हैं क्रोम CSS 3 को कितना सपोर्ट कर रहा है। कितना सपोर्ट कर रहा है? 69%। क्रोम की तरफ से CSS 3 को 69% सपोर्ट मिला है। और अगर यही फीचर्स आप मोजिला में जाकर चेक करें, आएगा आएगा, ऐसा नहीं है 0%, घबराइए मत। 64% मोजिला सपोर्ट कर रहा है, 64%, राइट। और अगर माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर हम यूज करते हैं एज, एज वैसे क्रोम की कॉपी है, क्रोम में भी यही था ना शायद 69, क्रोम वाला ही वर्जन 69%। तो ये है CSS 3 के सपोर्ट की कहानी। लिख लीजिए फटाफट। CSS was launched in 1996. CSS was launched in 1996 with version 1. CSS was launched in 1996 with version 1. ठीक है? Second point. In 1998, CSS 2 was launched. Third, finally, in the year 2005, CSS 3 was launched. और 4 और 5 आए नहीं है कि आने वाले हैं कि आएंगे ही नहीं? आएंगे ही नहीं। अब जो होगा वो 3 के साथ ही होगा। CSS 3 was launched in 2005. First point, CSS was launched in 1996. Second point, in 1998, CSS 2 was launched. Third point, in 2005, CSS 3 was launched. चलूं आगे।
अब मुद्दे की बात, ये तो सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं सीएसएस लिखते कैसे हैं। सबसे पहली बात, एचटीएमएल की तरह सीएसएस नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब छोटा बड़ा एक बराबर है, लेकिन हम हमेशा कोड लिखा करेंगे लोअर केस में। जब भी सीएसएस का कोड आप लिखते हैं, आपके कोड में तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। आई होप आपको तीनों नजर आ रही होंगी। नंबर वन, आप सबसे पहले मेंशन करते हैं सेलेक्टर। सेलेक्टर का मतलब होता है किस पे स्टाइलिंग आपको लगानी है। मैं बार बार बोल रहा था टेबल की विड्थ चेंज करनी है, तो सेलेक्टर की जगह नाम आ जाएगा टेबल। पैराग्राफ का कलर बदलना है, सेलेक्टर की जगह नाम आ जाएगा पी। तो आप मुझे बोल सकते हैं सर इसका मतलब जितने हम लोगों ने टैग पढ़े वो यहाँ सेलेक्टर बन जाएंगे। यस, जितने आप लोगों ने टैग पढ़े वो यहाँ बन जाएंगे सेलेक्टर। बस जब वो सेलेक्टर की तरह आएंगे तो एंगुलर ब्रैकेट के बिना आएंगे। जब आप एचटीएमएल में पी लिखते हो तो आप ऐसे लिखते हो, जब आप सीएसएस में पी लिखोगे तो आप ऐसे लिखोगे। तो सेलेक्टर मतलब किस पे स्टाइलिंग करना है अपन को अप्लाई। उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन करना है, सिंटेक्स का पार्ट है। फिर आपको यह बताना है कि आपने ये तो बता दिया कि मुझे टेबल के ऊपर स्टाइलिंग चाहिए या मुझे पैरा के ऊपर स्टाइलिंग चाहिए, बट ये तो बताइए क्या करना है। क्या करना है उसको यहां बोलते हैं प्रॉपर्टी। ये तकरीबन वही है जो एचटीएमएल में बना करते थे एट्रीब्यूट्स। ये तकरीबन वही है जो एचटीएमएल में बना करते थे एट्रीब्यूट। जैसे टेबल के लिए विड्थ एचटीएमएल में क्या है, एट्रीब्यूट। सीएसएस के लिए विड्थ हो जाती है प्रॉपर्टी। हाँ, बस एक चीज है जो इसको पढ़ने में आपको थोड़ा समय लगेगा, इन प्रॉपर्टीज के आपको नाम याद करने पड़ेंगे। ये प्रॉपर्टीज अपनी मर्जी से आप नहीं बनाएंगे, और कुछ प्रॉपर्टीज थोड़ी सी विचित्र भी हैं। जैसे सीएसएस में बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड डैश कलर, सेंसिबल नाम है। लेकिन टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए फोरग्राउंड कलर नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। कलर प्रॉपर्टी का नाम है सिर्फ कलर। तो फोरग्राउंड के लिए वी हैव कलर, बैकग्राउंड के लिए वी हैव बैकग्राउंड कलर। आपको फॉन्ट को बोल्ड करना है, वहां करा करते थे आप बी या स्ट्रॉन्ग से, वहां मतलब एचटीएमएल में। यहां करते हैं फॉन्ट डैश वेट। क्या है प्रॉपर्टी का नाम, फॉन्ट डैश वेट। लेकिन जब आप सीएसएस की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ प्रॉपर्टीज इतनी कॉमन है कि जैसे आपको सी पढ़ते वक्त परसेंटेज डी परसेंटेज सी रटा गया, ऐसे प्रॉपर्टीज रट जाएंगी। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज आप इजीली हर जगह कोड कर लेंगे। अदर देन दैट आपके सामने एक चार्ट में रख दूंगा, वो चार्ट देखकर आप पहचान लेंगे मुझे बॉर्डर चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी, अलाइनमेंट चेंज करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी। बस वो प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, या उन प्रॉपर्टी को लिखेंगे। एचटीएमएल में आप इक्वल टू लगाते थे अगर याद हो, यहां इक्वल टू की जगह लगाया जाता है कोलन, और कोलन के बाद प्रॉपर्टी की लिखी जाती है वैल्यू। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा सीएसएस कोड लिख रहा हूं, अगर समझ पाए पहचान पाए तो बताइएगा क्या कह रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं। तो मैं बोलूंगा ब्राउजर को पी कर्ली ब्रेस फॉन्ट डैश वेट कोलन बोल्ड सेमी कोलन फॉन्ट डैश साइज कोलन 20px कलर कोलन ग्रीन। आ रहा है कुछ कुछ समझ, क्लियरली आ रहा होगा। मैंने ब्राउजर को बोला जितने पैराग्राफ हैं सब पे फॉन्ट बोल्ड कर दो, सबका कलर ग्रीन कर दो, और सबका फॉन्ट 16 से बढ़ाकर 20 कर दो। फिर मैं याद दिला दूं, अगर आपको लग रहा है सर सब पे नहीं करना हो तो कुछ पे करना हो, तो अगेन वी हैव समथिंग जिसका नाम मैंने पहले भी लिया था, आईडी। इसकी मदद से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कौन से पैरा पे कलर चाहिए, कौन से पैरा पे कलर नहीं चाहिए। अब आपसे अगर मैं बोलूं ये पूरा तुमने क्या लिखा है, उम्मीद करता हूं आप भूले नहीं होंगे, ये पूरा हमने लिखा है रूल सेट। इसको सीएसएस में क्या बोलते हैं, रूल सेट लिखा है। इस रूल सेट में पी कौन है, तो इस रूल सेट में पी हो गया सेलेक्टर, ये तीनों के तीनों हो गए प्रॉपर्टी, और ये सब के सब इन प्रॉपर्टी की हो गए वैल्यू। जरूरी क्या है, जरूरी बस सेमीकोलन है। ध्यान रखिएगा, सेमीकोलन भूल गए सीएसएस काम करना बंद कर देगी। बाकी आप स्मॉल लिखें कैपिटल लिखें चॉइस आपकी है, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, फॉन्ट वेट फॉन्ट साइज और कलर की। क्लियर। तो फटाफट सिंटेक्स उतार लीजिए पिछली स्लाइड से, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं।
और एक मार्किंग और कर लीजिएगा कि ये पूरा अपने आप में क्या कहलाता है, ये पूरा अपने आप में कहलाता है रूल सेट। तो कभी मैं ये वर्ड यूज करूं तो आप कंफ्यूज ना हो, ये जो आप बना रहे हैं ये कहलाता है रूल सेट बनाना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिख लेंगे तो डन लिखिएगा। लिख लिया, चले आगे। चलिए लास्ट थ्योरी, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल कराता हूं। अब बात करते हैं अपने वेब पेज पे सीएसएस आप लाएंगे कैसे। टाइटल डालिए, टाइप्स ऑफ सीएसएस। टाइप्स ऑफ सीएसएस। लिखा? ध्यान से। अब अपने वेब पेज पे सीएसएस लाने के आपके पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है इंटरनल सीएसएस। आप इस तरीके से मिल चुके हैं। कब मिले थे आप इससे? आप इससे मिले थे हेड टैग के चाइल्ड टैग बनाते वक्त। याद कीजिए, हेड टैग का एक चाइल्ड टैग पढ़ा था आपने, स्टाइल पढ़ा था। तो जब आप अपने वेब पेज में स्टाइल नाम का टैग लगाते हैं तो जो आप वहां सीएसएस लिखते हैं वो कहलाती है अपने आप में इंटरनल सीएसएस। एक्सटर्नल से भी आप मिल चुके हैं। आप याद कीजिए, हमने अलग से सीएसएस फाइल बनाई थी और अपने पेज से उसको जोड़ा था यूजिंग लिंक टैग। ये वो टाइम था जब आप पहली बार कंफ्यूज हुए थे कि लिंक से दो एचटीएमएल जुड़ती हैं क्या। तो मैंने कहा था दो एचटीएमएल तो जुड़ती हैं एंकर से, लिंक से आप अपने एचटीएमएल से जोड़ते हैं सीएसएस पेज को, राइट। तो अगर आप लिंक टैग यूज करते हैं तो लिंक टैग से आप कनेक्ट करते हैं एक्सटर्नल सीएसएस को। और ध्यान से सुनिएगा, ये आपने नहीं देखा है अभी तक, एक तीसरी सीएसएस भी होती है जिसको हम बोलते हैं इनलाइन सीएसएस, जिसमें हम जिस भी एचटीएमएल एलिमेंट पे सीएसएस लगाना चाहते हैं उस एचटीएमएल एलिमेंट के टैग के बाद स्टाइल नाम का लिख देते हैं एट्रीब्यूट। सो डोंट गेट कंफ्यूज, पूरी वेब टेक्नोलॉजी में स्टाइल के दो रोल हैं। एक स्टाइल नाम का टैग होता है और एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करते हो तो सीएसएस बन जाती है इनलाइन। स्टाइल नाम का टैग यूज करते हो तो सीएसएस बन जाती है इंटरनल। अब आप इतना भी समझ सकते हो कि अगर तीन तरीके दिए हैं तो हर तरीका किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए बेस्ट होगा। तो हमें पहले तीनों पढ़ने हैं, एंड में हम कंक्लूजन निकालेंगे कब हमें यूज करना चाहिए इंटरनल, कब यूज करना चाहिए एक्सटर्नल और कब यूज करना चाहिए इनलाइन। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल कराता हूं और वो है यूजिंग इंटरनल सीएसएस। लिखिए, there are three ways, there are three ways, there are three ways to add css in our page. There are three ways to add css in our page, full stop. Each one of them is good. Each one of them is good in a different situation. Each one of them is good in a different situation. अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग तरीके दिए गए हैं, full stop. These three ways are, पहला, उतार लीजिए अब तो स्लाइड में दिख जाएगा आपको। पहला इंटरनल सीएसएस, दूसरा एक्सटर्नल सीएसएस, तीसरा इनलाइन सीएसएस। शुरू करें? हो गया? अब टाइटल डालिए इंटरनल सीएसएस। लिखिए दो तीन पॉइंट्स लिखिए। इन इंटरनल सीएसएस we add
In internal CSS, we add CSS code. We add CSS code into the style section of head tag. In internal CSS, we add CSS code into style section of head tag. अब आइए आपका पहला CSS का एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास हेड टैग है। ये जो हेड टैग में आप यहां से यहां लेकर देख रहे हैं कोड, दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड इंटरनल CSS। और CSS इतनी सिंपल है कि आप अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। ये लिखकर हम बोल रहे हैं हमें रूल अप्लाई करना है पैराग्राफ पे। ये लिखकर हम बोल रहे हैं हमें पैराग्राफ का चेंज करना है फॉन्ट कलर। कौन से पैराग्राफ का? इस वेब पेज के सारे पैराग्राफ्स का। इस वेब पेज पे कितने पैरा हैं? 2 पैरा हैं। दोनों का कलर हो जाएगा रेड। हम ये भी बोल रहे हैं कि इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर का जो कंटेंट है वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, बट हमें चाहिए सेंटर, और उसके लिए प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। आप ये नहीं बोल सकते वहां तो अलाइन था, वहां क्या था, यहाँ वो होगा कि नहीं होगा, जरूरी नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी सेम है जैसे विड्थ थी, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है जैसे टेक्स्ट अलाइन है। अब ये लिखकर आप ये बोल रहे हैं टेक्स्ट अलाइन को कर दीजिए सेंटर। अब ब्राउजर क्या करेगा, ध्यान से समझिएगा। ब्राउजर इस रूल सेट को पढ़ेगा, रूल सेट को अपने पास रख लेगा। पेज में जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा उसे क्या मिलता जाएगा? पैरा, और वो ये रूल लगाता जाएगा। यही मतलब होता है, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में सवाल के जवाब में फेल हो जाते हैं। यही मतलब होता है CSS के पहले शब्द का, अगर आपने फुल फॉर्म गौर से पढ़ा हो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। स्टाइल शीट हर स्टूडेंट बता देता है। स्टाइल शीट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें स्टाइलिंग लिखी गई हो, तो वो स्टाइल शीट हो गया। कैस्केडिंग क्या होता है? तो इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, आप दिमाग में झरने को याद कीजिए। जैसे एक झरना ऊपर से नीचे गिरता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ ले जाता है, वैसे ब्राउजर ऊपर से रूल सेट पढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। रास्ते में जितने पैराग्राफ मिलते जाएंगे उनके ऊपर ये रूल सेट लगाता चलेगा। दिस इज कॉल्ड एज कैस्केडिंग। यहां ये भी गौर कीजिएगा कि अगर इस वेब पेज पे एक भी पैरा ना होता तो ब्राउजर कुछ नहीं बोलता, चुपचाप इस रूल सेट को इग्नोर कर देता। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैंने पी बोला है तो पी चाहिए ही चाहिए। अगर हुआ तो पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा रूल सेट। बाय द वे, जो पैरा के बाहर है उसका क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलिए। तो आप बोलोगे एज इट इज। अब इसको एज इट इज मत बोलना, अब इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज करना। बोलना उस पे ब्राउजर डिफॉल्ट्स लगेंगे। क्या लगेंगे? ब्राउजर डिफॉल्ट। एक CSS ब्राउजर भी अपने साथ लेकर चलता है। जैसे मैंने आपको कई बार बोला है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 16 होता है। किसने बोला? आपने तो नहीं बोला। ये ब्राउजर का डिफॉल्ट है। पेज का डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर व्हाइट होता है, आपने तो नहीं बोला। पेज पे आने वाला फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होता है, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट CSS या ब्राउजर डिफॉल्ट। तो ये वाला जो टेक्स्ट है इस पे लगेगा ब्राउजर डिफॉल्ट, ये वाला जो पैरा है इस पे लगेगी आपकी इंटरनल CSS। आउटपुट आपने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा, बताइए क्या आएगा आउटपुट? शुरू के दोनों पैराग्राफ सेंटर पे आएंगे, कलर रेड आएगा। लास्ट वाली लाइन लेफ्ट अलाइंड आएगी, कलर ब्लैक आएगा। फॉन्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है तो सबका फॉन्ट 16 आएगा, राइट। और कुछ आपने बोल्ड बोल्ड कुछ नहीं बोला है तो सब नॉर्मल आएंगे। बॉर्डर बॉर्डर नहीं बताया है तो बॉर्डर भी नहीं आएगा। कोई बैकग्राउंड सेटिंग नहीं करी है तो बैकग्राउंड भी व्हाइट आएगा। जो कर दिया है वो चेंज होगा, जो नहीं करा है वो डिफॉल्ट आएगा। ये है स्टेज का आउटपुट। क्लियर? सो दैट इज स्टाइल विद CSS, दिस इज विदाउट CSS। उतारिए फटाफट कोड। जसवंत क्या रिपीट करूं, बोलिए। थ्योरी। अनिकेत का कहना है एक पैराग्राफ का कलर चेंज होगा तो क्या करेंगे? मैंने कहा अनिकेत उसके लिए ID यूज करेंगे। एक लेक्चर रुक जाइए, एक लेक्चर बाद आ जाएगा। कैस्केडिंग वाली थ्योरी समझा रहा हूं मैं। जसवंत में एक वर्ड लिखता हुआ बताना, आप समझ रहे हो? कैस्केडिंग को
अपन सिंपल इंग्लिश में बोल सकते हैं ऑन द फ्लो। यानी ब्राउजर आपका रूल सेट पढ़ता तो सबसे टॉप पे है, लेकिन आराम से वेट करता है कि जब वो पेज को पढ़ेगा और पैरा मिलेगा तब वो आपका ये रूल सेट अप्लाई करेगा। इसलिए इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। कैस्केडिंग मतलब बहाव के साथ बढ़ना। इसलिए मैंने झरने का, वाटरफॉल का एग्जांपल दिया। जैसे वाटरफॉल में वाटर ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लो करता है, रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा ले जाता है, बिल्कुल ऐसे कैस्केडिंग का मतलब है ब्राउजर टॉप से बॉटम चलता है, रास्ते में जितने पैरा मिलेंगे उन पैरा पे ये रूल सेट अप्लाई कर देगा। क्लियर हुआ? बूटस्ट्रैप से भी आएगा, जावास्क्रिप्ट से भी आएगा, बहुत सारे हैं। हाँ जी, कैस्केडिंग जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। आपने भी क्या बोला है? पी, तो ये पैराग्राफ के लिए है। आपको सब पे करना है? बोलो हाँ करना है। अगर सब पे करना है तो सेलेक्टर का एक नया स्टाइल है, पढ़ेंगे वैसे हम, बट क्यूरोसिटी है तो सुन लीजिए। यहां लगा देते हैं स्टार। स्टार क्या बोल रहा है? जितना भी कंटेंट है सबका कलर रेड कर दो, सबका अलाइनमेंट सेंटर कर दो। अब आप अपना पेज चेक कीजिए, वो जो पैराग्राफ के बाहर था उस पे भी रूल सेट अप्लाई हो गया। ये स्टार क्या है? ये भी सेलेक्टर है। मतलब सेलेक्टर वो तो है ही जो टैग्स हैं, कुछ और भी नए नए सेलेक्टर सीएसएस लेकर आई है। तो सेलेक्टर सबसे पहला और बेसिक टॉपिक है जो सीएसएस में अपन कवर अप करेंगे। अभी तो पैरा ही लिख रहा हूं मैं, अलग अलग पैरा करके अलग बताऊंगा। स्वदेश अभी बता दूं? चलो, बहुत बार पूछ रहे हो आप लोग। लो, आईडी इज इक्वल्स टू P1। कोई मतलब नहीं है ना, बता भी दूंगा तो फिर आप बोलोगे एक्सप्लेन करो, तो फिर अभी सारी सीएसएस थोड़ी खत्म करनी है। ठीक है, यहां आप बोल दोगे हैश P1। अब नोटिस करो, अब मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया इस पैराग्राफ का नाम P1 है। ऊपर मैंने बोल दिया जिसका नाम P1 है उस पे कलर अप्लाई करो। कितनों का नाम P1 है? एक का। तो एक कलर और अलाइनमेंट सिर्फ पहले वाले पे अप्लाई होगा। चेक करिए, दूसरा वाला पैराग्राफ है, हाँ है, लेकिन उसमें रूल सेट नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि उसका सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर P2 है और हमने ऊपर रूल सेट लगाया है P1 पे। और ये भी मत सोचिएगा नाम P1 ही देना है, मैं कुछ भी दे सकता हूं। आई कैन गिव द नेम एज X, आई कैन गिव द नेम एज Y। ऊपर फिर मैं बोलूंगा हैश X। हैश सिंटेक्स का पार्ट है, लेकिन ये सब हम पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे सेलेक्टर। ये तरह तरह के सेलेक्टर्स हैं। एज ऑफ नाउ डायरेक्ट P लिख रहा हूं मैं। उतार लिया आपने? हो गया? आइए फ्राइडे फ्राइडे लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। हैश सिंटेक्स का पार्ट है संजय। मल्टीपल पैराग्राफ्स को एक नाम दे सकते हैं, दे सकते हैं निखिल, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने पर जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। आएगा आएगा, ये सारे टॉपिक आएंगे। चलिए अब आइए फ्राइडे सेम टाइम।